स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। सामान्य वर्षा की स्थिति में उत्तर प्रदेश में मक्का की बुवाई का आदर्श समय क्या है? ए 1 मार्च से 15 अप्रैल, बी 15 जून से 15 जुलाई, सी 1 जुलाई से 30 अगस्त, डी 15 मई से 15 जून। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 15 जून से 15 जुलाई। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तर प्रदेश में मक्का की बुवाई के लिए आदर्श समय 15 जून से 15 जुलाई के बीच होता है, जब वर्षा सामान्य रूप से शुरू होती है। हालांकि यदि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो मई के अंत से ही जल्दी बुवाई की जा सकती है, जिससे फसल की अच्छी पैदावार सुनिश्चित होती है। अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे वर्ष 2014 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 मिशनों में से एक के रूप में लॉन्च किया गया था। 2. GIM के प्रमुख उद्देश्यों में से एक 2.5 से 3.0 बिलियन टन CO2 समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, जिसे सामान्यतः ग्रीन इंडिया मिशन कहा जाता है, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत शुरू की गई 8 मिशनों में से एक है। इसका उद्देश्य वन आवरण की रक्षा और वृद्धि करना, जैव विविधता एवं आजीविका की रक्षा करना तथा अनुकूलन व शमन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का समाधान करना है। अतः कथन 1 सही है। GIM का लक्ष्य 2.5 से 3.0 बिलियन टन CO2 समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक तैयार करना है, जो क्षरणग्रस्त भूमि, परती भूमि तथा रेलवे और राजमार्गों के किनारे वनीकरण के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, चुनाव आयुक्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग के माध्यम से हटाया जाता है। 2. मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के लिए चयन समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता सदस्य तथा प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अन्य सदस्य होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से केवल संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हटाने की प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। संविधान मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं करता है। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 में प्रावधान है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता एवं प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत में महिलाओं की शिक्षा प्राप्ति लगभग 97% है। 2. वर्तमान में भारत की संसद में महिलाओं की संख्या कुल सदस्यों का 30% है। 3. वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत 148 में से 131वें स्थान पर है, तथापि यह दक्षिण एशिया में सबसे निचले स्थान पर बना हुआ है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शैक्षिक प्राप्ति में वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में कहा गया है कि भारत ने 97.1% स्कोर किया, जो महिला साक्षरता और तृतीयक शिक्षा नामांकन में सकारात्मक सुधार को दर्शाता है। अतः कथन 1 सही है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में संसद में महिला प्रतिनिधित्व में 14.7% से 13.8% तक की गिरावट दर्ज की गई। अतः कथन 2 सही नहीं है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों में से 131वें स्थान पर है, जो 2024 से 2 पायदान नीचे है। 64.1% के समता स्कोर के साथ यह दक्षिण एशिया में सबसे निचले पायदान पर बना हुआ है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारत की अनुसंधान एवं विकास प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2024 के अनुसार वार्षिक पेटेंट फाइलिंग के मामले में भारत विश्व स्तर पर शीर्ष 3 देशों में शामिल है। 2. भारत का सकल व्यय अनुसंधान एवं विकास पर उसके सकल घरेलू उत्पाद का 2% से अधिक है, जो चीन और अमेरिका जैसे देशों के बराबर है। 3. अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भारत के शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में अनुसंधान तथा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड को समाहित करता है
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। WIPO के वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स वर्ष 2024 में भारत विश्व स्तर पर 6वें स्थान पर है, जो तेजी से बढ़ते IP इकोसिस्टम को दर्शाता है। कथन एक सही नहीं है। भारत R&D पर सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.7% व्यय करता है, जो कि इजराइल 6.3%, दक्षिण कोरिया 5%, USA 3.4% और चीन 2.6% से बहुत पीछे है। कथन 2 सही नहीं है। ANRF अधिनियम 2023 के तहत स्थापित ANRF का उद्देश्य भारत के शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार को बढ़ावा देना है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा अनुशंसित रणनीतिक वैज्ञानिक दिशा के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है तथा साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड को शामिल करता है। कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? ए 1997, बी 2005, सी 2009, डी 2011। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 2005। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया है, जिसे वर्ष 2006 में संशोधित किया गया है। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है तथा NTCA की स्थापना वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद की गई थी। NTCA का गठन भारत में बाघ संरक्षण को मजबूत करने, उक्त अधिनियम के तहत सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों को निष्पादित करने के लिए किया गया था। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, कोयला उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? ए झारखंड, बी ओडिशा, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर है, जो भारत के कुल उत्पादन में 18% से अधिक का योगदान देता है। इनमें से अधिकांश भंडारों में ऊर्जा ग्रेड कोयला है, जो बिजली उत्पादन के लिए उपयुक्त है। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, स्पार्टियस कारीगरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक प्रकार की जंपिंग स्पाइडर है जिसका नाम कर्नाटक के करीगरी या हाथी पहाड़ी के नाम पर रखा गया है। 2. इस प्रजाति की मादाएं रेशम से ढके अंडाकोशों की रक्षा करती हैं। स्पाइडर लिंक्स या शिशु मकड़ियां निरंतर कीचड़ी उतारकर वयस्क बनती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कर्नाटक में खोजी गई नई जंपिंग स्पाइडर प्रजाति स्पार्टियस करीगरी भारत में स्पार्टियस और सोनोइटा जेनेरा साल्टिसिडे परिवार के स्पार्टेनी उपपरिवार का हिस्सा की पहली दर्ज उपस्थिति को चिन्हित करती है। इससे पहले केवल दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका से ही जाना जाता था। इस प्रजाति का नाम कर्नाटक की करीगरी या हाथी पहाड़ी के नाम पर रखा गया है। अतः कथन एक सही है। मादाएं रेशम के ढके अंडाकोशों की रक्षा करती हैं। स्पाइडर लिंक्स शिशु मकड़ियां निरंतर केचली उतारकर वयस्क बनती हैं। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंधु को कभी कभी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में चर्चाओं में देखा जाता है? ए ईरान इजराइल संघर्ष, बी इजराइल हमास युद्ध, सी रूस यूक्रेन युद्ध, डी पहलगाम आतंकी हमले पर भारत की सैन्य प्रतिक्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए ईरान इजराइल संघर्ष। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य स्थलों पर हवाई हमले और ड्रोन हमले किए। इन हमलों का उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना था। हमले तेहरान, नतांज यूरेनियम संवर्धन सुविधा, एक परमाणु अनुसंधान केंद्र, तबरीज की 2 सैन्य अड्डे या बेस और केरमानशाह के एक भूमिगत मिसाइल भंडारण स्थल पर किए गए। भारत ने ईरान पर इजरायली अमेरिकी सैन्य हमलों की आशंका बढ़ने के बीच आर्मेनिया के रास्ते भारतीय नागरिकों को ईरान से निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू करने की घोषणा की है। ईरान की सीमा उत्तर में आर्मेनिया, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान से लगती है। इसकी सीमा पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, पश्चिम में इराक, उत्तर पश्चिम में तुर्की से लगती है और इसकी दक्षिणी तटरेखा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के साथ है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. अनुच्छेद 280 संविधान के प्रारंभ से 2 वर्षों के भीतर और उसके पश्चात हर 5 वर्षों में या उससे पहले राष्ट्रपति द्वारा एक वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। 2. वित्त आयोग की सिफारिशें केंद्र सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती। 3. 15वें वित्त आयोग ने राजकोषीय प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए कर प्रयास मापदंड को पुनः शामिल किया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति को संविधान के प्रारंभ से 2 वर्षों के भीतर तथा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर या आवश्यकतानुसार उससे पहले एक वित्त आयोग गठित करने का निर्देश देता है। अतः कथन 1 सही है। वित्त आयोग की सिफारिशें परामर्शात्मक प्रकृति की होती हैं और केंद्र सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती। इन्हें सामान्यतः कुछ मामूली संशोधनों या विचलनों के साथ स्वीकार कर लिया जाता है। अतः कथन 2 सही है। 15वें वित्त आयोग ने उन राज्यों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कर प्रयास मानदंड को पुनः शामिल किया जिनकी कर संग्रहण क्षमता अधिक प्रभावी रही है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक औपचारिक अंतर सरकारी समूह है। 2, वर्ष 2025 का शिखर सम्मेलन 3 स्तंभों पर आधारित है: वैश्विक समुदायों की सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा का निर्माण एवं डिजिटल परिवर्तन को गति देना और भविष्य की साझेदारियों को सुनिश्चित करना। 3, भारत ने कनैनिस्किस वाइल्ड फायर चार्टर का समर्थन किया जिसमें वनाग्नि की रोकथाम, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति हेतु वैश्विक सहयोग का संकल्प लिया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। G7 7 विकसित अर्थव्यवस्थाओं फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा का एक अनौपचारिक समूह है जिसकी स्थापना वर्ष 1975 में तेल संकट की प्रतिक्रिया में की गई थी। कनाडा वर्ष 1976 में शामिल हुआ। अतः कथन 1 सही नहीं है। वर्ष 2025 का G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन जिसकी मेजबानी कनाडा कर रहा है 3 स्तंभों पर आधारित है: वैश्विक समुदायों की सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा का निर्माण और डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाना और भविष्य की साझेदारियों को सुरक्षित करना। अतः कथन 2 सही है। भारत ने वर्ष 2025 के G7 शिखर सम्मेलन में कनैनिस्किस वाइल्ड फायर चार्टर का समर्थन किया जो वर्ष 2030 तक वैश्विक वनों की कटाई और वन एवं भूमि क्षरण को रोकने और उसे पलटने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। अतः कथन 3 सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ए नेपाल, बी भारत, सी तिब्बत, डी भूटान। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।